तो ये क्वेश्चन कब आया था? यूपीएससी 2009 और 2013 में। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी लवर्स। तो कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, हम पढ़ रहे थे प्राचीन भारत में हम पढ़ रहे थे वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता हमारी कंप्लीट हो चुकी थी, तो हम पढ़ रहे थे वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता की गाइस 2-3 क्लास हो चुकी थी, क्योंकि जो मैंने आपको डिटेल में बताया है, चाहती तो मैं एक ही क्लास में सारी वैदिक सभ्यता कंप्लीट करा देती, पर गाइस मेरा ये पर्पज नहीं है। मेरा मानना है कि अगर आप इसको पढ़ लोगे तो मैं प्री तो होगा ही होगा, मेंस में भी आपको कोई और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आपके एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। कुछ पुराने क्वेश्चन भी मेंशन किए हैं यहाँ पे, तो वो ज़रूर आप देख लेना। तो गाइस, और कुछ डायग्राम से भी मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है कि कैसे आप इसको डायग्राम से अगर बनाओगे तो अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि 3 मार्कर 6 मार्कर में ये क्वेश्चन जरूर आते हैं यहाँ पे। अगर डायग्राम से आप मेंस में लिखोगे तो अच्छे मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि एग्जामिनर हमेशा ये देखता है, अगर आप यहाँ पे जैसे हम मेंस लिखने जाते हैं, डायग्राम्स बनाते हैं, तो उन्हें भी पता रहता है कि हमें कितना याद है, मेमोरी हमारी कितनी अच्छी है, क्योंकि इसीलिए हमेशा डायग्राम के मार्क्स मिलते हैं। तो गाइस, मेरा दूसरा भी चैनल है, अगर आपने वो सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको कर लीजिए। टेलीग्राम पे नहीं जुड़े तो टेलीग्राम पे जुड़ जाएं, ट्विटर पे जुड़ जाएं, लिंक यही आपकी सबको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लाइव आती हूँ गाइस 2 दिन छोड़ के, वैसे 1 दिन छोड़ के आती थी, लेकिन लाइव क्लास ज़्यादा हो चुकी है, आपकी क्लास नहीं हो पा रही थी, तो अब हम क्लास लेंगे रेगुलर। और इसके बाद एक्ट होगा, क्योंकि 2 क्लास में वैदिक सभ्यता ख़त्म, फिर पढ़ेंगे महाजनपद काल। तो गाइस, बिना देरी किए क्लास शुरू करते हैं। और जो भी क्वेश्चन मैंने डाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर पेपर के कम से कम 10 से 15 साल के पेपर हैं पुराने, जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं वैदिक सभ्यता से, वो मैं यहाँ आपको क्लास में कराती चलूँगी। कुछ इस क्लास में कर लेंगी, कुछ जो नेक्स्ट क्लास आएगी यानी लास्ट क्लास वैदिक सभ्यता की, वहाँ पे कर लेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो गाइस, शुरू करते हैं क्लास। अब हम पढ़ेंगे, हमने विवाह पढ़ लिए थे, संस्कार पढ़ लिए थे, अब हम पढ़े आरण्यक पढ़ लिए थे, उपनिषद पढ़ लिए थे हमने सारे। अब हम पढ़ेंगे स्मृति ग्रंथ, क्योंकि स्मृति ग्रंथ द मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, आपको पता है, क्योंकि इसकी जो मनुस्मृति है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये डिटेल में इसलिए पढ़ाए हैं क्योंकि क्वेश्चन यहाँ मेन से भी बनते हैं। तो देख लेते हैं इसमें क्या है। स्मृति ग्रंथ किसे कहते हैं? डेफिनेशन आ जाती है 3 नंबर की। उत्तर वैदिक काल में राज्य एवं समाज के संचालन के लिए जिन कानूनी ग्रंथों का विकास किया गया उन्हें स्मृति ग्रंथ कहते हैं। यानी जो उत्तर वैदिक काल था, उस राज्य और विकास के लिए कानूनी ग्रंथ यानी एक ग्रंथ का विकास किया गया था, कानून की तरह। यहाँ जैसे हमारे यहाँ नियम है, वैसे इसमें नियम थे। उसी ग्रंथ को नाम दिया गया था क्या? स्मृति ग्रंथ। कब बना? उत्तर वैदिक काल में। कब? राज्य के लिए, राज्य के विकास के लिए। किसका विकास किया गया? कानूनी ग्रंथ का नाम क्या था? स्मृति ग्रंथ। और कब? ये क्वेश्चन यहाँ पे इसलिए ये लिखा है क्योंकि आपको 3 पॉइंट में लिखना है, तो इसे भी जरूर लिखा है कि ये गद्य में लिखा है या पद्य में, तो ये लिखा है पद्य में लिखा गया है। सबसे पहले है मनुस्मृति। तो मनुस्मृति यह सबसे प्राचीन कानून की पुस्तक है, यानी जो मनुस्मृति है सबसे प्राचीन ग्रंथ यानी स्मृति ग्रंथ लिखा गया था, उसकी सबसे प्राचीन कानून की पुस्तक है, तो उसका नाम है मनुस्मृति। जो सबसे अधिक प्रमाणिक है, यानी इसका जो प्रमाण है वो सबसे अधिक है, सबसे बार लोगों ने इसको पढ़ा है, देखा है, जांचा है, परखा है। किसको? मनुस्मृति को। इसकी रचना शुंग काल 200 ईसा पूर्व से 200 AD में हुई है। इसमें कितने क्वेश्चन यहाँ से इसका काल का क्वेश्चन कम आता है, क्वेश्चन आता है इसके अध्याय कितने हैं। तो यूपीएससी में क्वेश्चन आया था कि मनुस्मृति में कितने अध्याय और कितने श्लोक हैं, तो ये आपको याद रखने हैं। 12 अध्याय 2694 श्लोक हैं। कितने हैं? तो 12 अध्याय हैं और 2694 श्लोक हैं। किसमें? मनुस्मृति में। क्या क्या फैक्ट हो गए? सबसे पुरानी जो ग्रंथ है, पुस्तक है सबसे पुरानी मनुस्मृति, सबसे प्रमाणिक है। गाइड यहीं की यहीं आपको याद कराते चलती हूँ क्योंकि रटने की आवश्यकता नहीं है। सबसे ज़्यादा पुरानी,
सबसे ज़्यादा है इसमें प्रामाणिक है सबसे ज़्यादा। विकास 220 ईसा पूर्व से 200 एडी यानी एडक डोमिनी होता है जो। फिर है अध्याय, तो 12 अध्याय, 26-94 श्लोक, ठीक है, ये है मनुस्मृति का। अब मनुस्मृति क्यों प्रामाणिक है, क्यों इसे पढ़ा गया है, क्यों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इनमें जो बातें हैं वो आपको लिखनी है। अब आप 6 मार्कर में इसको जैसा यहाँ पे लिखा है सेम आपको ऐसे लिखना है। तो मनुस्मृति में निम्न बातों का उल्लेख है। कौन कौन सी बातें हैं, तो 7 बातें यहाँ बताई गई हैं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो मैंने यहाँ आपको बता दी। सबसे पहला है 4 प्रकार के पुरुषार्थ, यानी जो पुरुष के प्रकार वो 4 प्रकार के यहाँ पे बताए गए हैं। फिर है 4 प्रकार के आश्रम, यानी जो आश्रम है उनके भी 4 प्रकार बताए गए हैं, यहाँ उल्लेख किया गया है। 7 प्रकार के दास, यानी जो दास होते थे, सेवक बोलते थे उनको, सेवक सेविका दास दासियाँ जो होती थी वो यहाँ 7 प्रकार के। सती प्रथा का समर्थन किया, यानी आपको पता है सती प्रथा क्या होती थी, तो सती प्रथा का यहाँ समर्थन किया है मनुस्मृति में। कुछ जगह निंदा की गई है लेकिन इन्होंने समर्थन किया है। फिर यहाँ 5वीं बात बोली है कि पिता का कर्ज पुत्र को अदा करना चाहिए, यानी जो पिताजी हैं उन पे अगर कर्ज वगैरह हो जाता है तो उनका जो कर्जा है वो उनके पुत्र को अदा करना चाहिए, यानी चुकाना चाहिए, यहाँ पे बोला गया है। 6वां है शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए, यानी जो शिक्षा है, ये बात बहुत अच्छी है, शिक्षा है निःशुल्क होनी चाहिए, यानी बिना पैसे के पढ़ाई होनी चाहिए, कोई पैसा नहीं देना, कितना भी कोई इंसान पढ़े, निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिए। 7वां है यहाँ नारियों की पूजा होती है, वहाँ देवता निवास करते हैं। आपने पढ़ा होगा ये जो है जहाँ नारियों की पूजा होती है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ से ये बना था, MPPSC में क्वेश्चन था, आई थिंक 2007-8 का ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पे जहाँ नारियों की पूजा होती है, तो सबसे ज़्यादा नारियों को महान किस में बताया गया है, तो मनुस्मृति में, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी बात बोली है कि जहाँ नारियों की यानी जो औरतें होती हैं उनकी पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। गाइज एक बार इस स्लाइड को आप देख लीजिए, साइड में आ रही थी तो आपको एक बार देख लीजिए, वरना PDF तो आपको टेलीग्राम पे मिलनी है। चलते हैं अब गाइस दूसरा स्मृति ग्रंथ पर। अब पढ़ेंगे नंबर 2 याज्ञवल्क्य की स्मृति। इसमें क्या खासियत है गाइस, तो यहाँ पॉइंट बना के मैंने लिख दिए हैं, वो आप देख लेना यहाँ पे। सबसे पहले है इसकी रचना कब हुई, तो रचना हुई थी गुप्त काल में। कब हुई थी, तो इसकी रचना थी गुप्त काल में। और ये सती प्रथा का समर्थन नहीं करता। मनुस्मृति में सती प्रथा का समर्थन किया गया था, लेकिन जो याज्ञवल्क्य स्मृति है इसमें सती प्रथा का समर्थन नहीं है, इन्होंने सती प्रथा का समर्थन नहीं किया। क्वेश्चन ये आया आता है, ये वाला फैक्ट है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर है इसमें पिता का कर्ज पुत्र को नहीं चुकाना चाहिए, और वहाँ पे मनुस्मृति में बताया गया है कि पिता का कर्ज पुत्र को चुकाना चाहिए, लेकिन जो याज्ञवल्क्य स्मृति है इसमें कहा गया है कि पिता का कर्ज पुत्र को नहीं चुकाना चाहिए। फिर है 4था पॉइंट, सर्वप्रथम कायस्थ जाति का उल्लेख हुआ। इसमें काय का उल्लेख हुआ सर्वप्रथम, तो कायस्थ जाति का उल्लेख हुआ। इसके गाइस चारों जो फैक्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले रचना, तो रचना हुई थी गुप्त काल में। फिर ये सती प्रथा का समर्थन नहीं करता, दूसरा फैक्ट। तीसरा है इसमें कहा गया है कि पिता का कर्ज पुत्र को नहीं चुकाना चाहिए। और चौथा है सर्वप्रथम कायस्थ जाति का उल्लेख है। तो ये हुआ खत्म याज्ञवल्क्य स्मृति। मनुस्मृति हो गया, याज्ञवल्क्य हो गया। तीसरी है कौन सी, नारद स्मृति। तो इसमें क्या है, इसकी भी रचना कब हुई, तो गुप्त काल में। गुप्त काल में ही याज्ञवल्क्य की हुई और गुप्त काल में ही नारद स्मृति की। दूसरा है इसमें सती प्रथा का समर्थन नहीं किया गया। यानी देखो अब गाइज आपको आसानी क्या रहेगी, उसमें अपोजिट में करना है। मनुस्मृति में कौन से 2 फैक्ट करने हैं, इसमें ये सेम है। ऊपर के नारद स्मृति के 2 सेम है और याज्ञवल्क्य के भी 2 सेम है। फिर इसमें कहा गया है कि इसमें 15 प्रकार के दास बताए गए हैं। मनुस्मृति में कितने थे, 7 प्रकार के, और यहाँ पे 15 प्रकार के दास बताए गए हैं। और इसमें किस शब्द का पहली बार उल्लेख है, तो दीनार शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है। कहाँ, नारद स्मृति में।
दीनार का मतलब क्या होता है? तो सोने के सिक्के। यहाँ पे गाइस मैंने ये लिख भी दिया है, देख लेना आप। तो ये हो गए 4। सबसे पहले रचना गुप्त काल में, सती प्रथा का समर्थन नहीं किया। दीनार शब्द का पहली बार शब्द आया जो कौन सा? दीनार। दीनार का मतलब है सोने के सिक्के। फिर 15 प्रकार के दास बताए गए हैं। तो यहाँ हमारे 3 स्मृति ग्रंथ थे कंप्लीट हुए। कौन से? मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य और नारद स्मृति। अब है चौथा बृहस्पति स्मृति। तो सबसे पहले यह मनु स्मृति की तरह सती प्रथा का समर्थन करती है। अब कौन में सेम हो गया? मनु स्मृति ने भी सती प्रथा का समर्थन किया और बृहस्पति स्मृति ने, लेकिन याज्ञवल्क्य और नारद स्मृति ने सती प्रथा का समर्थन नहीं किया है। तो इसका यही फैक्ट इम्पोर्टेंट है गाइस, इस पे आप स्टार लगा लेना ये वाला। इसकी रचना कब हुई? तो गुप्त काल में। फिर 3 सेम है, याज्ञवल्क्य की रचना गुप्त काल में, नारद स्मृति की गुप्त काल में, और बृहस्पति स्मृति है जो उसकी भी गुप्त काल में। सती प्रथा का समर्थन किन किन ग्रंथ में हुआ है? तो मनु स्मृति में और बृहस्पति स्मृति में। किन स्मृति ने समर्थन नहीं किया? तो याज्ञवल्क्य स्मृति और नारद स्मृति ने सती प्रथा का समर्थन नहीं किया है। फिर है कात्यायन स्मृति। तो इसका एक ही फैक्ट है, इसके अनुसार शूद्रों को वेद पढ़ने के अधिकार नहीं होते थे। तो ये इसका एक है, लेकिन एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आया है कि शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार किस स्मृति में बताया गया है? नहीं था। तो ये थी कात्यायन स्मृति। जो गाइस मोस्ट इम्पोर्टेंट थी सारी बता दी, मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति और कात्यायन स्मृति। अब हम पढ़ेंगे महाकाव्य। तो महाकाव्य में है क्या क्या है? वीर यानी वीर, महात्मा और 8 सर्ग ये इसमें बताए गए हैं। अब महाकाव्य के कितने प्रकार हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बस बेसिक बताने के लिए बता दिया है। सबसे ज़्यादा 2 प्रकार हैं, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये नीचे के फैक्ट। तो पहला है रामायण और दूसरा है महाभारत। तो पहले पढ़ते हैं रामायण। गाइस जैसे मैंने लिखा है सेम ऐसे ही आपको नोट्स बनाने हैं। तो सबसे पहले इसे रामायण जो है इसे क्या कहते हैं? तो रामायण को आदि काव्य कहते हैं। कि क्या कहते हैं रामायण को? तो आदि काव्य कहते हैं। फिर रचना, तो वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी। किसने की थी? तो वाल्मीकि जी ने की थी रचना। भाषा, तो भाषा है संस्कृत। लिपि, तो लिपि है ब्राह्मी। रचना काल, तो 7वीं सदी ईसा पूर्व से 4वीं सदी ईसा पूर्व इसका रचना काल है। फिर है रामायण में कांड कितने होते हैं? तो 7 कांड हैं। श्लोक तो 6000, वर्तमान में है 24,000 श्लोक। गाइस 2 और इसके फैक्ट है, एक बार फिर आप समझ लीजिए। ऐसे ही आपको बिल्कुल बनाना है, मैं PDF आपको पता है टेलीग्राम पर डाल देती हूँ, सेम ऐसे ही नोट्स बनाने हैं। अब पढ़ते हैं 2 इसके फैक्ट। फिर रामायण के मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 फैक्ट हैं। सबसे पहले इसे चतुर्विंशति संहिता भी कहते हैं, किसे? रामायण को। दूसरा है रामायण का तमिल भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो जो तमिल के कवि थे कंबन, उन्होंने तमिल भाषा में अनुवाद किया था। किसने किया था? कंबन ने, जो तमिल भाषा के कवि थे। अब पढ़ेंगे महाभारत। तो सबसे पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है महाभारत में, आपको भी पता होगा, अगर नहीं पता तो आप इसे रट लेना बिल्कुल, कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य तो महाभारत। फिर है रचना, तो महर्षि वेद व्यास ने रचना की थी। भाषा थी संस्कृत, लिपि थी ब्राह्मी। रचना काल है तो 3100 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व, क्योंकि जब ज़्यादा से कम की ओर जाते थे। सर्ग पर्व कितने हैं? तो 18। उल्लेख, तो महाभारत के 6वें पर्व में गीता का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन आ जाता है, इम्पोर्टेंट है कि गीता का उल्लेख कब किया गया था? तो महाभारत के जो 6वां पर्व है उसमें गीता का उल्लेख किया गया है, जिसे क्या कहते हैं? तो जिसे भीष्म पर्व कहते हैं। श्लोक की संख्या है 2400। महाभारत में श्लोक की संख्या पहले कितनी होती थी? 2400। वर्तमान में कितनी है? तो 1,10,000 वर्तमान में है। इसे सत संहिता भी
कहते हैं। ये वाला फैक्ट है गाइज, ये हमेशा आता है क्वेश्चन, MPPSC में भी ये क्वेश्चन आया है, आप देख लेना पुराने पेपर में। और दूसरा है इसे जय संहिता भी कहते हैं। तो गाइज यहाँ महाभारत खत्म हुआ, अब हम पढ़ेंगे पुराण कि पुराण कौन कौन से थे, तो उन्हें डिटेल में पढ़ेंगे गाइज। अब हम पढ़ेंगे पुराण। पुराण का अर्थ, तो पुराण का अर्थ होता है प्राचीन ऐतिहासिक कहानियाँ, ठीक है। पुराणों की संख्या 18, लेखक लोमहर्ष ऋषि और उनके पुत्र उग्रश्रवा को कहा जाता है, मतलब माना गया है। सबसे पहला पुराण मत्स्य पुराण। तो ये इम्पोर्टेंट क्यों है गाइस, ये जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने यहाँ बता दिए हैं। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन सा है, तो मत्स्य पुराण। इससे सातवाहन वंश और शुंग वंश की जानकारी मिलती है। सबसे प्राचीन मत्स्य पुराण, सबसे ज़्यादा प्रमाणिक तो मत्स्य पुराण। किस वंश की जानकारी मिलती है, तो सातवाहन वंश और शुंग वंश की जानकारी मिलती है। किससे, तो मत्स्य पुराण से। गाइस ज़्यादा यहाँ वो नहीं लगाऊंगी मैं निशान वगैरह, क्योंकि आप लोग समझ नहीं पाते फिर। दूसरा है विष्णु पुराण, तो इससे मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। इसमें बस मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है कि इससे मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। तीसरा है वायु पुराण, तो वायु पुराण से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है गाइस, मत्स्य पुराण से सातवाहन वंश और शुंग वंश की जानकारी, विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी, वायु पुराण से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। अब है स्कंद पुराण, तो यह सबसे बड़ा पुराण है। सबसे प्राचीन और प्रमाणिक मत्स्य पुराण, सबसे बड़ा तो स्कंद पुराण। अब पढ़ते हैं गरुड़ पुराण, तो यह सबसे नवीन है। सबसे बाद का या नया पुराण कौन सा है, तो गरुड़। सबसे बड़ा स्कंद, सबसे पुराना मत्स्य। अब पढ़ते हैं लिंग पुराण, तो इसमें शिव जी के 28 अवतार का वर्णन है, इसलिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। शिव जी के जो 28 अवतार हैं उनका वर्णन कौन से पुराण में किया गया है, तो वो लिंग पुराण में किया गया है। अब पढ़ते हैं गाइस दर्शन शास्त्र, तो यह उपनिषदों पर आधारित है। इनकी संख्या कितनी है दर्शन शास्त्र की, तो 6। इन्हें षड दर्शन, यानी 6 को आप पता है संस्कृत षड भी बोलते हैं, तो इन्हें षड दर्शन भी कहते हैं। सबसे पहला दर्शन शास्त्र, तो दर्शन शास्त्र के लेखक है प्रवर्तक। फिर है न्याय दर्शन, तो न्याय दर्शन के लेखक हैं गौतम बुद्ध। तीसरा है सांख्य दर्शन, तो सांख्य दर्शन के लेखक हैं कपिल मुनि। चौथा है योग दर्शन, तो योग दर्शन के हैं पंतजलि। फिर है पांचवा वैशेषिक दर्शन, तो इसके हैं कणाद। फिर है ये दोनों मिला के हैं पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, लेकिन इनके लेखक अलग अलग हैं। तो पूर्व मीमांसा के लेखक हैं जैमिनी और उत्तर मीमांसा के लेखक हैं बदरायण। फिर है चवार्क दर्शन, तो इसके लेखक हैं चावार। गाइस हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे मैंने बताया भी है कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में पूछा है, किस एग्ज़ाम में पूछा है। ये गाइड इतनी जो मैं मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए, ये तुरंत मेंशन करते जाना। जैसे आप वैदिक सभ्यता के नोट्स बना रहे हो तो साइड में ये क्वेश्चन लिखते जाना, जिससे आपको प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर सब्जेक्ट के ऐसे ही अब मेरे को कराने हैं क्वेश्चन। पॉलिटी होगा तो पॉलिटी में अधिनियम से जितने क्वेश्चन आए हैं वो मैं करा दूँगी। सबसे पहला है क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल किसे कहा जाता है, तो पता होगा, याद करवाया था मैंने। 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल क्या कहलाता है, तो ऋग्वैदिक काल, ठीक है। उसके बाद में दूसरा है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। क्वेश्चन है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो ये क्वेश्चन कब आया था, यूपीएससी 2009 और 2013 में। यूपीएससी ने पूछा है 2009 में और 2013 में। तो इसका है श्रेष्ठ या पुलीन, इसका शब्द क्या है, श्रेष्ठ या पुलीन। फिर है तीसरा, किस नशीली फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। किस नशीली फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था, तो ये क्वेश्चन आया है SSC MET 2001 में
और इसका आंसर क्या है, तो तम्बाकू। तम्बाकू की फसल जो थी नशीली फसल, उसका ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। चौथा क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के देव विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक शिक्षक को किस नाम से जाना जाता था? तो ये था, कब पूछा है, SSC MAT में 2001 और 2003 में, तो वो है सिरवड़। ये गाइज जो सिरमढ़ है, ये जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया था क्योंकि कुछ फैक्ट हैं ऐसे हमें मिल जाते हैं, इसीलिए मैंने पुराने क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं कि अगर कुछ रह गया हो तो आपका यहाँ कवर हो जाए। पांचवा है, वैदिक गणित का मुख्य अंग क्या है? तो इसे ये क्वेश्चन कब पूछा था? तो UPSC 2003 और BPSC यानी बिहार लोक सेवा आयोग ने क्वेश्चन कब पूछा था? तो 2005 में ये क्वेश्चन आया है, वैदिक गणित का मुख्य अंग क्या है? तो वैदिक गणित का मुख्य अंग है शुल्ब सूत्र। तो ये गाइज और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। छठवां क्वेश्चन है, पुराने जो पेपर में आए, उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या है? जो ग्रंथ थे उत्तर वैदिक काल में, उनका सही क्रम क्या है? क्वेश्चन पूछा है SSC 2011 में, यानी SSC 2011 में एक क्वेश्चन आया है। तो इसका आंसर है, सबसे पहले वेद, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक और चौथा है उपनिषद। ये सही क्रम में लगे हैं। सातवां क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है? तो ये क्वेश्चन पूछा है SSC 2003 में, तो वेदों की संख्या है 4। आठवां क्वेश्चन, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से वेदत्री कहलाते हैं? गाइज ये जो मैंने पढ़ाए हैं इसमें आपको सारे पढ़ाए हैं, तो इनका एक बार और रिवीजन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछा है UPSC और SSC MAT ने 2007 में। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ये 3 वेद हैं जो संयुक्त रूप से वेदत्री कहलाते हैं। 9वां क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के प्रथम विधि निर्माता कौन थे? तो वो थे मनु। ये क्वेश्चन है, पूछा है RRB 2005 भोपाल ने। ये क्वेश्चन आया है 2005 RRB भोपाल। फिर है 10वां क्वेश्चन, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? क्वेश्चन आया है RRB मुंबई 2005। तो इसे कहा जाता है सामवेद को। भारतीय आदि संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। तो गाइस ये जो 10 क्वेश्चन थे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम से आए हुए क्वेश्चन यहाँ मैंने आपको बताए हैं प्रीवियस ईयर के पेपर, तो आप ज़रूर नोट में इनको मेंशन कर लेना। और इसी तरह जो क्लास होंगी, 1-2 क्लास और हैं वैदिक सभ्यता की, तो और जो क्वेश्चन आए हैं कुछ वो मैं आपको यहीं करा दूंगी। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। वीडियो कंटिन्यू आएंगी अब, क्योंकि जब तक वैदिक सभ्यता ख़त्म नहीं हो जाती मैं लाइव नहीं आऊँगी। तो वैदिक सभ्यता के बाद फिर एक लाइव क्लास, फिर पॉलिटी। तो मिलते हैं गाइज अगली क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।